हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्निंग विद समवन। आज हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण। लास्ट वीडियो में हमने देखा समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप वह वीडियो देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण। हमने देखा जब प्रकाश की समानांतर किरण पुंज मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक समतल दर्पण पर पड़ती है तो वह समानांतर किरण पुंज के रूप में परावर्तित होती है। यह हमने देखा था नियमित परावर्तन वाले केस में। इसलिए समतल दर्पण आपतित किरणों को मतलब प्लेन मिरर इंसिडेंट रेज की केवल दिशा बदलता है। वह प्रकाश की समानांतर किरणों को अभिसारित मतलब कन्वर्ज अथवा अपसारित मतलब डाइवर्ज नहीं करता है, जबकि गोलीय दर्पण ऐसा कर सकता है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले की एक भाग है, मतलब होलोस्फेयर का एक पार्ट होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण प्रकाश की समानांतर किरणों को जो उन पर पड़ती हैं अभिसारित, कन्वर्ज, अपसारित, डाइवर्ज कर सकता है। गोलीय दर्पण को वक्र दर्पण भी कहते हैं क्योंकि गोलीय दर्पण में वक्र के समान एक सतह होती है, क्योंकि ये एक कर्व शेप का होता है। ये देखिए आप, इसलिए इसको वक्र दर्पण भी कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दूसरा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अंदर की ओर मुड़ी सतह पर होता है। आप इस फोटो में देखिए, प्रकाश की किरणें लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगी तो वह अंदर की ओर मुड़ी सतह पर रिफ्लेक्ट होती हैं। उत्तल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन उत्तल सतह ऊपरी सतह पर होता है। प्रकाश की किरणें लेफ्ट से राइट आएंगी तो वह ऊपरी सतह पर परावर्तित होंगी। इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक स्टील का चम्मच। देखिए आप, इसमें यह वाला पार्ट होता है अवतल दर्पण और यह वाला पार्ट होता है उत्तल दर्पण। मतलब कि अगर आप इस साइड से देखेंगे तो आपको अवतल दर्पण वाली प्रॉपर्टीज दिखेंगी और आप इस साइड से देखेंगे तो आपको उत्तल दर्पण वाली प्रॉपर्टीज दिखेंगी। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जिसमें है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, द्वारक। ये सब क्या होते हैं इसको इस फोटो से समझते हैं। ये हमारा MM डैश, ये एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर जो बिंदु P है इसको बोला जाता है, सबसे पहले देखते हैं इसको बोला जाता है ध्रुव। ध्रुव गोलीय दर्पण का केंद्र है। MM डैश जो गोलीय दर्पण हमने लिया है अवतल दर्पण, उसका केंद्र ध्रुव कहलाता है। जबकि वक्रता केंद्र वह कांच के खोखले गोले का केंद्र है। इसको अगर मैं ऐसा मानूं कि ये पूरा कांच का खोखला गोला है, होलोस्फेयर है, तो उसका केंद्र जो होगा उसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। पोल को सिर्फ इस गोलीय दर्पण का केंद्र बोला जाता है। ये इनमें डिफरेंस है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है तो इसका जो केंद्र है ये इसके सामने है, क्योंकि ये पीछे का पार्ट माना जाता है और ये सामने का पार्ट माना जाता है। दूसरा देखते हैं वक्रता त्रिज्या। कांच के खोखले गोले की त्रिज्या है दर्पण जिसका एक भाग है। सेंटर से इस ध्रुव तक को मिलाएंगे, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। इसको हम R से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष को हमने यहाँ पे XY माना है। मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा। ध्रुव हमारा P है, वक्रता केंद्र हमारा C है। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो ये जो अक्ष आई है मुख्य अक्ष कहलाती है। XY यहाँ पर मुख्य अक्ष है। द्वारक बोलते हैं
एम डैश, इसको इंग्लिश में बोला जाता है अपर्चर। दर्पण का वह भाग जिससे वस्तुतः प्रकाश का परावर्तन होता है। एम डैश मतलब जो हमारा अवतल दर्पण का सरफेस है, एम डैश, उसको द्वारक बोला जाता है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मुख्य फोकस क्या होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है। मुख्य अक्ष मतलब ये हमारा एक्स वाई, ये हमारा मुख्य अक्ष है। इस पर एक बिंदु होता है जिस पर सभी प्रकाश की किरणें जो अक्ष के समानांतर मतलब पैरेलल और निकट होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कन्वर्ज कैसे होता है। ये देखो, ये समानांतर किरणें आई हैं, अवतल दर्पण पर आई और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। अब ये सारी आपस में एक मिलने को है और ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल जाएंगी फाइनली आकर। इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, मुख्य फोकस। और इस फोकस से इस ध्रुव की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। अब आप देख सकते हैं कि जो ध्रुव से फोकस की दूरी है वही फोकस से वक्रता केंद्र की भी दूरी होती है। जैसे कि हमने आपको दिखाया था कि r ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी होती है, तो फोकस, जिसको फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं, वो वक्रता केंद्र से जो पोल मतलब ध्रुव की दूरी है उसका आधा होता है, मतलब f बराबर r/2। ये इस f की बात हो रही है। फोकस दूरी त्रिज्या के आधी होती है। अब इसमें देखते हैं नोट में क्या लिखा है। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है। जैसे ये दर्पण है हमारा, तो इसका फोकस इसके ये वाला पार्ट सामने माना जाता है, ये इसके पीछे का पार्ट माना जाता है। तो अवतल दर्पण का फोकस उसके सामने होता है। दूसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्योंकि यहाँ पर समानांतर किरणें परावर्तित होकर मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तीसरा, अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस होता है क्योंकि सभी प्रकाश की परावर्तित किरणें अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती हैं। जैसे कि यहाँ पर समानांतर किरणें आई, वो परावर्तित होकर एक्चुअल में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, इसलिए इसका फोकस वास्तविक होता है। मैंने आपको बताया फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध भी मैंने आपको बताया, F = R/2। यह फॉर्मूला, यह सूत्र आपका अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए वैलिड है। इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या है। R यहाँ पर हमको दिया हुआ है 20, F हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं कि F = R/2, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अवतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम है हमारे पास। जिसमें सबसे पहला नियम है, प्रकाश की अगर किरणें जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हैं, दर्पण के परावर्तन के बाद उसके फोकस से गुजरती हैं। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, प्रकाश की समानांतर किरणें मतलब पैरेलल रेज यहाँ से आ रही हैं, जो अक्ष के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे हमने एक ही रे को कंसीडर किया है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये वाली। अब ये यहाँ पर आएगी और ये परावर्तित होकर
उसके फोकस से गुजरती है। ये पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित होती है। इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तीसरा नियम कहता है अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यह पहले नियम का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, जो फोकस से गुजर रही है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के, मतलब ये एक्स वाई जो मुख्य अक्ष है हमारी, इसके समानांतर हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी। नियम 4 कहता है प्रकाश की किरण जो अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। जैसे यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई ध्रुव पर एक एंगल आई बनाते हुए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग वो एंगल आर बनाते हुए परावर्तित हो गई। ये फोर्थ नियम कहता है। हम मेनली फर्स्ट सेकंड ये नियम यूज करेंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए। कभी कभी हमको थर्ड नियम का भी यूज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं कैसे, जिसमें हम पढ़ेंगे अब अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का बनना। इसमें हम डिफरेंट केसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे कि वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ है। ये आपका ध्रुव है, ये आपका फोकस है। इसके बीच में यहाँ पर आपका वस्तु रखी हुई है जो ए बी से दिखाई गई है, ए बी। अब पहला नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वह उसके फोकस से होके गुजरेगी। ये देखो, ये पहले नियम के अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा नियम कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है ये, तो वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में मूव होती है। अब ये यहाँ से एक किरण आई, वो यहाँ पे टकराई और फिर वापस इसी डायरेक्शन में होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो किरणें हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये कभी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन इसकी इमेज हमें दिखती है, वो इसलिए क्योंकि इसकी आभासी इमेज होती है। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इस ऑब्जेक्ट ए बी का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो देखते हैं प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, हमने देखा। आभासी और सीधा, आभासी है और इसका डायरेक्शन ए बी की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है और ए डैश बी डैश की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है। आभासी और सीधा है। तीसरा, वस्तु से बड़ा है, आवर्धित है। जैसे कि ए बी यहाँ पर छोटा था तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ पर बड़ा बना है, मतलब आवर्धित है। अब हम दूसरा केस देखते हैं जिसमें हमने वस्तु को फोकस पर रखा है। ए बी यहाँ पर वस्तु है। पहले नियम के अनुसार एक समानांतर किरण, मुख्य अक्ष से समानांतर किरण आई जो परावर्तित होकर फोकस से गुजरी। ये दूसरी किरण आई जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरी और अवतल दर्पण पर टकराई और परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में चली गई। अब आप देख सकते हैं ये दोनों किरणें आपस में कभी नहीं मिलेंगी क्योंकि ये समानांतर है। अगर आप इनको पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो भी ये नहीं मिलेंगी। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि ये इनका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बन जाएगा, ऐसा हम मान कर चलते हैं। इसका जो प्रतिबिंब है वह वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उल्टा इसलिए होगा क्योंकि ये मुख्य अक्ष है हमारी एक्स वाई, इसके नीचे ही होगा, जहाँ भी होगा अनंत पर इसके नीचे होगा। और ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ था
तो इसलिए इसका प्रतिबिंब उल्टा होता है और ये अत्यधिक आवर्धित होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको आप एक्सटेंड करते रहोगे लाइन को तो ये इसका जो साइज है वो बढ़ता रहेगा। तो अनंत पर हमने माना है कि ये मिल जाएंगी लाइनें, तो इसलिए इसका जो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। तीसरा केस देखते हैं। इसमें हमने वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा है। ये हमारी वस्तु है ए बी जो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है। पहले नियम के अनुसार किरण यहाँ से आई और फोकस से पास हो गई। दूसरे नियम के अनुसार एक किरण यहाँ से आई और परावर्तित होकर उसी डायरेक्शन में चली गई। अब आप इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये किरणें यहाँ पर कहीं पर मिल जाएंगी जो इसका प्रतिबिंब बना देंगी। अब इस प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? यह वक्रता केंद्र के बाहर बनता है। ये वक्रता केंद्र है हमारा, तो इसके बाहर है। ये वास्तविक और उल्टा है। ये वास्तविक है क्योंकि ये एक्चुअल वास्तव की किरणों की मिलने से बना है। वास्तव में किरणें यहाँ पर मिली हैं। उल्टा है क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है जबकि हमारा ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के ऊपर था। वस्तु से बड़ा है। आप देख सकते हैं ए डैश बी डैश ए बी से बड़ा है। फोर्थ केस में देखते हैं। हमने इसमें वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा है। ये ए बी ये हमारी ऑब्जेक्ट है। यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई जो फोकस से होकर गुजरी। अब यहाँ पे हमने इस वाली रे के लिए तीसरा नियम यूज किया है जो कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समानांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। अब देखो यहाँ से फोकस से होकर गुजरी, अवतल दर्पण पर पड़ी और यह परावर्तित होकर मुख्य अक्ष जो हमारा एक्स वाई था उसके समानांतर हो गई। अब आप देख सकते हैं ये वाली किरण और ये वाली किरण ये दोनों यहाँ पर आके मिल जाएंगी जो इसका प्रतिबिंब बना देंगी। अब इस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं देखते हैं। यह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। हमारा वस्तु भी वक्रता केंद्र पर था और हमारा प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक इसलिए क्योंकि ये दोनों लाइनें वास्तव में मीट कर रही हैं। उल्टा इसलिए क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। वस्तु के समान आकार का होगा। इसमें ए बी की जो हाइट है वो ए डैश बी डैश के बराबर है। फिफ्थ केस देखते हैं। इसमें हमने वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा है। ये हमारा वक्रता केंद्र है, इसके बाहर रखा है हमने यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट को। अब पहली किरण यहाँ से आई जो पैरेलल है मुख्य अक्ष के, वो फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी किरण आई जो वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण टकराई और वह वापस उसी डायरेक्शन में हो गई। अब इन दोनों के किरणों के मिलने पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। अब यह प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। देखा हमने। वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक इसलिए क्योंकि दोनों लाइनें आपस में मीट कर रही हैं। उल्टा इसलिए क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है और हमारा ऑब्जेक्ट मुख्य अक्ष के ऊपर था। वस्तु से छोटा होगा। आप देख सकते हैं ए बी जो है ये हमारी वस्तु की हाइट थी, ये बड़ी है और हमारा जो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब की हाइट है वो छोटी है। लास्ट केस देखते हैं। इसमें हमने वस्तु को अनंत पर माना है। इसका मतलब यह है कि वस्तु बहुत ही ज़्यादा दूर रखी हुई है जिससे आने वाली किरणें आपस में पैरेलल हो जाती हैं। अब यहाँ से किरणें आई समानांतर किरणें, लेकिन ये किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं है, ये आपस में पैरेलल है। ये यहाँ पे टकराई अवतल दर्पण पर और इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई एंगल आर ऐसा कोण बनाते हुए जो बराबर होते हैं आपस में, ये परावर्तित हो गई। पहली रे आई यहाँ से और यहाँ से चली गई। दूसरी रे आई यहाँ से, वो पोल ध्रुव से टकराई और वो ऐसे परावर्तित हो गई। तो इन दो रेज जहाँ मिलेंगी यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। यह फोकस पर बनता है, देख सकते हैं आप फिगर में। तो प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? यह फोकस पर बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है,
यहाँ पर भी लाइनें वास्तव में मीट कर रही हैं, इसलिए वास्तविक है, उल्टा है क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे है हमारा वस्तु। अब भले ही हमने अनंत पर माना था, ये मुख्य अक्ष के ऊपर ही माना था कहीं पर जाकर, और यह वस्तु से अत्यधिक छोटा है। अत्यधिक आसित बोलते हैं इसको, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है, क्योंकि अगर हम इन किरणों को मुख्य अक्ष के पैरेलल ही कर देते हैं तो जो इमेज बनती है वो एक पॉइंट इमेज बनती है जो फोकस पे बनती है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज है, क्योंकि ये किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल नहीं है, इसलिए छोटी सी इमेज यहाँ पर बनेगी फोकस पर। अब अवतल दर्पणों के कुछ उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पणों के उपयोग में आपको सबसे पहले सिर्फ पहला केस देखना है, यही सब जगह यूज होता है, क्योंकि इसमें जो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा बनता है, यही हमारे काम का है। देखिए पहला उपयोग क्या है, प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टॉर्चों, वाहन की हेडलाइटों और सर्च लाइट में यूज होता है, क्योंकि इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यह जो प्रकाश की किरण है उनको कन्वर्ज करता है। देख सकते हैं आप, जैसे टॉर्च का फ्रंट है, यहाँ पर जो बल्ब रखा होता है फोकस पर रखा होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्टर होता है, यहाँ से परावर्तन होता है। इसमें देखिए आप, यहाँ पर बल्ब रखा हुआ है फोकस पर, ये रिफ्लेक्टर होता है जो अवतल दर्पण होता है। बल्ब ऑन हुआ, प्रकाश की किरणें फोकस से जा रही हैं, तो रूल 3 के हिसाब से, नियम 3 के हिसाब से वह अवतल दर्पण से टकराकर समानांतर हो जाएंगी। ये देखिए समानांतर, इसलिए इसकी जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज निकलती हैं और वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में निकलती हैं, फैली हुई नहीं होती हैं चारों तरफ। सेम ये हेडलाइट, जो वाहनों की हेडलाइट होती है उसमें भी यही प्रिंसिपल यूज होता है, और सर्च लाइट्स में भी। दूसरा हजामती दर्पणों, मेकअप दर्पणों में होता है, क्योंकि उसमें हमें क्लोज इमेज चाहिए होती है अपने पास की। हमें अपना अगर फेस देखना है तो हम बहुत पास से देखना चाहेंगे, तो इसलिए हमें उसमें, पहले केस में हमने देखा था कि प्रतिबिंब बड़ा बनता है और सीधा बनता है, यही हमारे काम का है, क्योंकि बाकी में प्रतिबिंब सब में उल्टा है। देखो यहाँ में उल्टा है, यहाँ पर भी उल्टा है, यहाँ पर भी उल्टा है, यहाँ पर भी उल्टा है, और यहाँ पर भी उल्टा है। तो सिर्फ यही वाला केस हमारे काम का है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब एक तो बड़ा बनता है और सीधा भी बनता है, तो इसलिए इसको हजामती दर्पणों, मेकअप दर्पणों में यूज किया जाता है। तीसरा, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं डेंटिस्ट मिरर, ये भी यूज यहीं पे होता है। फोर्थ, डॉक्टर्स के हेड मिरर, हेड दर्पण के रूप में किया जाता है, ताकि मरीज के शरीर के विभिन्न अंगों को, आँख, कान, नाक, गला, इन सबको जांचा जा सके, इस तरह का होता है ये। फिर देखते हैं, सौर भट्टियों में गर्म करने हेतु सूर्य की किरणों को फोकस करने के लिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर सूर्य है, कहीं पे सूर्य की किरणें आई, ये हेलियोस्टैट फील्ड लगी होती है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर कुछ दर्पण लगे हैं जो एडजस्ट कर सकते हैं हम, जिनकी पोजीशन सूरज की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर आई, इससे रिफ्लेक्ट हुई क्योंकि यहाँ दर्पण लगे हैं, फिर ये इधर अवतल दर्पण की तरफ आई, फिर ये यहाँ पर टकराकर आपस में अभिसारित होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। तो यहाँ पर रखा हुआ हमारा ये फोकस होता है इसका, यहाँ पर ये सारी किरणें कन्वर्ज हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमारा जो भी मेटल है वो हम पिघला सकते हैं। यहाँ हमारा टेस्ट सेंटर होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं सौर भट्टी, सोलर फर्नेस। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण, इसमें भी वही सारे पॉइंट है जो हमने अवतल दर्पण में पढ़े हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, द्वारक। देख सकते हैं प्रकाश की किरण इस तरफ से आएगी,
लेकिन इसका वक्रता केंद्र इस तरफ होगा, इसका फोकस भी इस तरफ होगा। अब आप सोच सकते हैं कि जो प्रकाश की समानांतर किरणें आ रही हैं वो अब उत्तल दर्पण पर टकराकर इस तरह से जाएंगी, तो ये कभी आपस में मिल नहीं पाएंगी। लेकिन अब अगर हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। इसलिए जो इसका फोकस होता है वो आभासी फोकस होता है, जबकि अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। देखते हैं अब, ये वक्रता केंद्र है इसका, ये एक्स वाई मुख्य अक्ष है, ये वक्रता त्रिज्या है जो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी है, और एम डैश द्वारक है जिसको एपर्चर बोलते हैं इंग्लिश में। नोट में देखते हैं क्या लिखा है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे होता है, जैसे कि हमने देखा वक्रता केंद्र उसके पीछे है, जबकि अवतल दर्पण में इसके आगे था। मुख्य फोकस, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिससे प्रकाश किरणों का किरणपुंज प्रारंभ में अक्ष के समानांतर उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद अपसारित प्रतीत होता है। इसका मतलब ये है जो प्रकाश का किरणपुंज यहाँ पर आया है वो अक्ष के समानांतर है, उत्तल दर्पण से टकराने के बाद वह अपसारित मतलब डाइवर्ज होता है। ऐसे ये डाइवर्ज हो रहा है टकराने के बाद मिरर से। अब आप नोट में देखते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है, हमने देखा, ये देख सकते हैं आप, फोकस इसके पीछे है। ये वाला पार्ट हम आगे मानते हैं, ये वाला पार्ट हम पीछे मानते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण मतलब डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है और परावर्तित किरणें दर्पण सतह से अपसारित होती हैं, फैलती हुई दिखती हैं। बाईं ओर से दर्पण में देख रहे व्यक्ति को सभी परावर्तित किरणें बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर अगर कोई इस साइड से अगर कोई देख रहा है, इस साइड से कोई अगर देख रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि ये किरणें इस पॉइंट से आ रही हैं जो फोकस होता है। उत्तल दर्पण का अभिसारी फोकस होता है क्योंकि परावर्तित किरणें वस्तुतः उत्तल दर्पण के फोकस से होकर नहीं गुजरती हैं, मतलब किरणें एक्चुअल में फोकस से नहीं गुजरती हैं। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये फोकस से आ रही हैं। फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। यहाँ पर pf जो है फोकस दूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों को प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। सबसे पहला नियम है, प्रकाश की किरण जो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस फिगर में देखिए आप, ये एक अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण है। ये यहाँ पर उत्तर दर्पण से टकराकर इस डायरेक्शन में परावर्तित होती है। अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह पहला नियम है। दूसरे नियम में बताया गया है, उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित होती है। इस वाले फिगर में देखिए, यहाँ से एक किरण जा रही है प्रकाश की, वो यहाँ उत्तल दर्पण पर टकराएगी और उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सी की डायरेक्शन में जा रही थी, मतलब वक्रता केंद्र की डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए यह सरफेस से टकराकर उसी डायरेक्शन में परावर्तित हो गई। यह नियम 2 है, यह आपका नियम 2 है। नियम 3 में बताया गया है, उत्तल दर्पण के फोकस की ओर प्रगमन करती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए, ये एक
प्रकाश की किरण आ रही थी जो उत्तल दर्पण के सरफेस पर टकराई और ये परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड करके देखेंगे पीछे तो यह जो प्रकाश की किरण है ये फोकस की तरफ आ रही थी, इसलिए यह यहाँ से सरफेस से टकराकर ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। यह आपका नियम 3 बताता है। नियम 4 में बताया गया है प्रकाश की किरण जो उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस परावर्तित होती है। ये तो सिंपल है। इसमें तो यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ध्रुव पर आई, एंगल आई बनाकर नॉर्मल के साथ, मतलब मुख्य अक्ष के साथ एक्स वाई के साथ, तो ये एंगल आर बनाती हुई परावर्तित हो गई। ये आपका 4th नियम है। आप नोट करेंगे इसमें, जो आप अभी आगे भी पढ़ेंगे, कि सभी स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, इसको आपको याद रखना है, हमेशा उत्तल दर्पण के पीछे बनता है और वह आभासी मतलब वर्चुअल, सीधा मतलब इरेक्ट, आभासी मतलब कि वास्तव में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, ऐसा प्रतीत होता है बनता हुआ, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सीधा मतलब इरेक्ट होता है, जैसे ऑब्जेक्ट सीधा है तो प्रतिबिंब भी उसका सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनता है हमेशा। अगर वस्तु का साइज सपोज इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा। ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर में मतलब उत्तल दर्पण में हमेशा होता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है प्रतिबिंब। इसमें सिर्फ 2 केसेस हैं, जबकि अवतल दर्पण में हमने 6 केसेस देखे थे। पहला केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को ध्रुव से अनंत के बीच कहीं पर भी रख दें, ध्रुव से इधर अनंत तक कहीं पर भी रख दें, तो ये पहला केस है। इसमें देखो ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, यहां से एक पैरेलल रे आई जो कि इस पर टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। यह आपका नियम बताता है। दूसरा ये वाली रे आई जो कि वक्रता केंद्र की तरफ आएगी तो वह सरफेस से परावर्तित उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। अब इन दोनों को आप पीछे एक्सटेंड करोगे अगर, तो यहाँ पर आपकी ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाएगी। अब इसके क्या क्या विशेषताएं हैं देख लेते हैं। प्रतिबिंब की ध्रुव और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनता है। ये आपका फोकस है, ये आपका ध्रुव है, इसके बीच में यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, तो ये दर्पण का पीछे का हिस्सा होता है, ये वाला पीछे का हिस्सा होता है, ये वाला आगे का हिस्सा होता है, तो ये दर्पण के पीछे बनेगी। आभासी और सीधा होगा। आभासी है क्योंकि जो आपकी प्रकाश की किरण है वो कभी मिली नहीं है, तो इसलिए आभासी है। और सीधा है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में था और हमारा प्रतिबिंब भी इस डायरेक्शन में है। हासित वस्तु से छोटा बनता है। आप देख सकते हैं वस्तु का साइज इतना बड़ा है तो प्रतिबिंब का साइज छोटा बना है। ये पहला केस था। दूसरे केस में हम देखेंगे कि वस्तु हमने अनंत पर रखी हुई है, तो जो उससे प्रकाश की किरणें आएंगी वो समानांतर होंगी, वो यहाँ पर उत्तल दर्पण से टकराएंगी और इस तरह से अपसारित डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि उत्तल दर्पण एक अपसारित दर्पण होता है। तो अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर हम पाएंगे कि एक इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की जो कि एफ पर बनती है, फोकस पर बनती है। तो अब इसके विशेषताएं देख लेते हैं। इमेज कहाँ बनेगी? आपके प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर दर्पण के पीछे। आभासी और सीधा होगा क्योंकि लाइन कभी मिली नहीं, तो आभासी। और सीधा क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी हमने इसी तरह से मानी है, लेकिन वो इन्फिनिटी पे मानी है, अनंत पे मानी है, हमने बहुत दूर मानी है, लेकिन डायरेक्शन यही थी ऑब्जेक्ट की, तो इसकी प्रतिबिंब की डायरेक्शन भी यही आई है, सीधी आई है। अत्यधिक हासित वस्तु से अत्यधिक छोटा। ये वस्तु हमने बहुत बड़ी मानी है क्योंकि अगर पीछे इसको एक्सटेंड करोगे तो ये वस्तु बड़ी होती चली जाएगी, लेकिन इमेज हमारी बहुत छोटी सी आई है। वहीं अगर आप इन लाइंस को मुख्य अक्ष के ही पैरेलल कर दोगे तो आपकी बिंदु पर बनेगी, प्रतिबिंब बिंदु होगा आपका।
जो कि फोकस पर होगा। आइए अब देखते हैं उत्तल दर्पणों का क्या उपयोग होता है। सबसे पहला, उत्तल दर्पणों का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कार का पृष्ठ दृष्टि दर्पण, जिसको रेयर व्यू मिरर बोलते हैं, उसमें कॉन्वेक्स मिरर होता है आपका, मतलब उसमें उत्तल दर्पण होता है। इसके कारण है क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि इसमें हमेशा इमेज आपको दर्पण के पीछे बनती है, जो कि आभासी होती है और सीधी होती है। इसलिए इसमें कार के मिरर्स में आपका उत्तल दर्पण यूज होता है। दूसरा रीजन है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से अत्यधिक हासित होता है। हमने दोनों केसेस में देखा पीछे कि ऑब्जेक्ट का साइज से हमेशा इमेज का साइज छोटा बनता है, जिसकी वजह से हम विस्तृत क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं अगर हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं मिरर्स में। मतलब जैसे इस डायग्राम में देखिए आप, ये हमारा उत्तल दर्पण है। प्रकाश की किरण यहां से आई तो ये ऐसे जाकर ऐसे परावर्तित हो जाएगी, और ये प्रकाश की किरण यहां से आई तो ये ऐसे जाकर ऐसे परावर्तित हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये जो क्षेत्र कवर कर रहा है, ये प्लेन मिरर की तुलना में, प्लेन मिरर का एरिया इतना है, प्लेन मिरर की तुलना में ये एरिया ज्यादा कवर करता है। तो इसलिए इसका यूज हम रियर व्यू मिरर में करते हैं। कार्स के, बसेस के, ट्रक्स के, इनमें हम पृष्ठ दृष्टि दर्पणों के रूप में इनको यूज करते हैं। अगर हम इनमें अवतल दर्पण की सोचें कि अवतल दर्पण को यूज कर लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अवतल दर्पण में अगर हमारा ऑब्जेक्ट दूर होता है तो उसमें हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। हमने पीछे डिस्कस किया था। दूसरा यूज है इसका, बड़े उत्तल दर्पण दुकान सुरक्षा दर्पण, शॉप सिक्योरिटी मिरर के रूप में यूज होते हैं। वही इसका भी रीजन है कि ये जो मिरर है अगर हम सिक्योरिटी के रूप में लगाएंगे तो इसमें हमें ज्यादा कवरेज मिलेगी, ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा ये, क्योंकि इसमें हमारा प्रतिबिंब हासित होता है, अत्यधिक हासित होता है। ये दोनों आप याद रखेंगे। आइए अब जानते हैं गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या बनाई गई है। नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मूल बिंदु के रूप में दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। ये आपका दर्पण है तो सारी दूरियां यहां से कैलकुलेट होंगी ध्रुव से। दूसरा कहता है आपतित प्रकाश के समान उसी दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, मतलब पॉजिटिव मानी जाती हैं। हमने अब तक के केसेस में यही माना है कि प्रकाश की किरण बाईं ओर से दाईं ओर आती है, तो हम दर्पण के दाईं ओर के सभी डिस्टेंसेस को धनात्मक लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे, और दर्पण से सभी डिस्टेंसेस लेफ्ट की तरफ, बाईं की तरफ नेगेटिव लेंगे। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां, ये वाली जो हो गई ये विपरीत हो गई, क्योंकि प्रकाश हमारा इस डायरेक्शन में और हम इस डायरेक्शन की दूरियां मापेंगे तो वो नेगेटिव में मापी जाएंगी। फिर फोर्थ कहता है मुख्य अक्ष के लंबतः और ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होंगी। मुख्य अक्ष हमारी ये है, ये जो लाइन है, और इसके ऊपर अगर हम कोई भी चीज माप रहे हैं तो वो हम पॉजिटिव मिलेंगे, धनात्मक होगी वो। और मुख्य अक्ष के नीचे, चाहे वो यहाँ बने चाहे वो यहाँ बने, वो ऋणात्मक होगी, वो माइनस में ली जाएंगी, और ये वाली प्लस में ली जाएगी। ये आपको याद रखना है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। हमने देखा अभी तक सारे केसेस में दर्पण के बाईं ओर हमने वस्तु को रखा है। दूसरा, वस्तु दूरी जिसको हम यू से डिनोट करते हैं वो हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि हमने वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के बाईं ओर रखी जाने वाली चीजें या मेजर किए जाने वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं। तीसरा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि उसका फोकस दर्पण के बाईं ओर बनता है। हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है, दर्पण के बाईं ओर होता है, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार बाईं ओर वाली वस्तुएं या डिस्टेंसेस नेगेटिव में मेजर होते हैं। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगी, इसमें ऋणात्मक थी, नेगेटिव, क्योंकि ये इसका फोकस दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के पीछे बनता है।
फोर्थ में प्रतिबिंब दूरी जिसको हम v से डिनोट करते हैं उत्तल दर्पण में सदैव धनात्मक होगी, सदैव पॉजिटिव होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दाईं ओर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। हमने अभी 2 केसेस देखे हैं उत्तल दर्पण के, दोनों केसेस में हमने देखा कि प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है और हमेशा आभासी और हासित होता है। ये हमने देखा था अभी उत्तल दर्पण के केस में। जबकि प्रतिबिंब दूरी अवतल दर्पण में धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है। यदि प्रतिबिंब बाईं ओर दर्पण के सामने बनता है तो ऋणात्मक होगी, क्योंकि इसमें वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है। जिस वजह से वास्तविक इमेज होने की वजह से जो दर्पण की बाईं ओर बन रही है चिन्ह परिपाटी के अनुसार वह ऋणात्मक होगी। यदि बाईं ओर बनती है जो कि दर्पण के पीछे है, जिसमें एक केस में बनती है फोकस और पोल के बीच में, तो उस केस में हम इस डिस्टेंस v को धनात्मक लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये आपको याद रखना है। फिफ्थ में वस्तु की ऊंचाई h1 सदैव धनात्मक होगी, क्योंकि हमने वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है। अगर हमारा यहाँ पे मिरर है तो हमने हमेशा इसको मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है, इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव होगी चिन्ह परिपाटी के अनुसार। प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 जिसको हम h2 से डिनोट करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h1 से डिनोट करते हैं, तो ये धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकती है। आभासी और सीधे प्रतिबिंबों की ऊंचाई धनात्मक होती है, जबकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंबों की ऊंचाई ऋणात्मक होती है। हम पहले देख चुके हैं। अब दर्पण सूत्र देखते हैं। सूत्र जो गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब दूरी जिसको v से डिनोट करते हैं, वस्तु दूरी जिसको u से डिनोट करते हैं और फोकस दूरी जो छोटे f से डिनोट की जाती है, इसके बीच का संबंध बताता है। दर्पण सूत्र इस प्रकार से है, 1 अपॉन प्रतिबिंब दूरी प्लस 1 अपॉन वस्तु दूरी इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकस दूरी, जिसको हम अब इन नोटेशंस में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे सारे सवाल बनते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, इसको आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं दर्पणों द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन के 2 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला बताता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, जिसको हम प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है h2, वस्तु की ऊंचाई होती है h1, तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1। आवर्धन को हम m से डिनोट करते हैं। दूसरा फॉर्मूला बताता है प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी का अनुपात। इसमें माइनस साइन जब हम डेराइव करते हैं तो ऑटोमेटिक आता है, तो इसको आपको याद रखना है, m इज इक्वल टू माइनस v बाय u। तो इस प्रकार से m के 2 फॉर्मूले हैं, h2 बाय h1 और माइनस v बाई u। तो इनमें से कई बार होगा कि आपको 3 चीजें दी होंगी, एक चीज निकालनी होगी, ये आपको याद रखना है, इसलिए दोनों फॉर्मूले इसके। अब इसका नोट देख लेते हैं। m अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है वो हमारी आभासी और सीधी है। m अगर नेगेटिव है तो वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब है। m इज इक्वल टू 1 है अगर, तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर का है। m अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, मतलब आवर्धित है। m अगर लेस देन 1 है तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा है, मतलब हासित है। ये सब आपको याद रखने हैं, वरना तो आप ये अपने डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको डायग्राम्स आते हैं सबके तो आप ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके सारे न्यूमेरिकल्स, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, तब तक आप इसको रिवाइज करके रखें। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।